नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आपको बता दें, इनकम टैक्स की यहां पर बड़ी छापेमारी चल रही है। 20 से 22 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। इसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, मधु मंटेना, विकास बहल भी शामिल हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें कि कई और लोग हैं जिनके नाम शामिल हैं। ये सब छापेमारी टैक्स चोरी के मामले में की जा रही है। आपको हम बता दें कि ये पूरा मामला जो है दरअसल टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर आईटी डिपार्टमेंट इस वक्त तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, मधु मंटेना, विकास बहल इनके घर पर तलाशी कर रही है। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, मधु मंटेना के घर पर आयकर विभाग ने यह छापा मारा है। मधु मंटेना की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर अधिकारी पहुंचे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक छापेमारी फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में की जा रही है। दिव्येश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्येश, फिलहाल और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या ये टीम अभी भी तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, मधु मंटेना इनके घर पर अभी मौजूद है? जी, आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं करीब सवेरे 6 बजे इंपीरियल हाइट्स नामक बिल्डिंग जो है गोरेगांव मुंबई में स्थित है, जहां पर तापसी पन्नू रहती हैं, वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। इसी के साथ जो अन्य टीमें बनाई गई थी वो अलग अलग जगह पर पहुंची। अनुराग कश्यप के घर, मधु मंटेना के घर और इन्हीं के ऑफिसेज, इनके जो दफ्तर हैं वहां पर भी टीमें पहुंची हैं। मुंबई के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पुणे में भी कुछ जगह पर रेड्स चल रही हैं और 6 बजे इनके घर पहुँचकर अधिकारियों ने अपनी छानबीन शुरू की। तब ये बताया जा रहा है कि तापसी पन्नू अपने घर पर नहीं है, पर उनके परिवारजन घर पर ही थे और उन्हीं के मौजूदगी के बीच ये रेड उनके घर पर चल रही है। अनुराग कश्यप के घर चल रही है, मधु मंटेना के यहाँ चल रही है, उनके दफ्तरों में भी ये रेड अभी चल रही है, सर्चेस चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि ये सर्चेस जो की जा रही है एक सर्च वारंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबमिट किया है उसके तहत की जा रही है और टैक्स इवेजन मतलब टैक्स चोरी का पूरा मामला बताया जा रहा है। पर अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन इसके बारे में नहीं मिला है। यही सूत्रों के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यही है कि टैक्स इवेजन का पूरा मामला है। फैंटम फिल्म जो अनुराग कश्यप, विकास बहल और एक समय मधु मंटेना भी उनसे जुड़े हुए थे, इनकी कंपनी थी, उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई कुछ फिल्में और उनके द्वारा जो इनकम जनरेट हुआ है उससे रिलेटेड ये रेड्स हुई हैं। तापसी पन्नू मनमर्जिया नामक एक फिल्म दिव्येश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपसे और हम जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। और रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, 5 राज्यों के चुनाव दहलीज पर हैं, तो इमरजेंसी का मुद्दा फिर से कांग्रेस के सामने आ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने एक बातचीत में पहली बार खुलकर माना कि इमरजेंसी बड़ी भूल थी कांग्रेस की। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. Very different though. Yeah. And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. आपको बता दें कि राहुल गांधी की इमरजेंसी पर कबूलनामा सामने आते ही सियासी सवाल सुलगने लगे हैं। बीजेपी ने पूछा, इतने दिन बाद भूल सुधारने की सुध क्यों आई, इतनी देर क्यों कर दी? आरएसएस पर राहुल के सवालों का भी बीजेपी ने जवाब दिया। उसमें हमने इंस्टीट्यूशन को कोई तकलीफ नहीं दी, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद किए, सारा संगठन की आजादी खत्म की, सारे पार्टियों पर एक तरह से बैन आ गया, सारे एमपीज और एमएलएज को भी गिरफ्तार किया, लाखों लोगों को बंदी में डाला और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर की आज़ादी खत्म की। इंस्टीट्यूशन को हमने नहीं बिगाड़ा, ये कहना हास्यास्पद है। और इस मामले में शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है और पॉलिटिकल रिएक्शन कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर क्या क्या सामने आ रहे हैं, सुनिए। दिक्कत यही है राहुल जी में
वो बहुत वर्षों बाद सोचते। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हम भी जल गए थे। हम बच्चे थे जब हम जल गए थे, और आज जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो हम 61 साल के हो गए। अब इतने पीछे उनका सोच चलता है, तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने 45 साल बाद स्वीकारा कि इमरजेंसी का निर्णय एक गलत निर्णय था। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी गलतियों को स्वीकारा है, दिल्ली के दंगे पे माफी मांगी। अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकारें कि गुजरात का दंगा कहीं ना कहीं गलत था, और उसको लेके एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से हम सवाल करते हैं, अगर कांग्रेस गलतियों को सुधार रही है तो वे कब अपनी गलती को स्वीकारेंगे, वो लोगों को बताएंगे। और बढ़ते अगली खबर की ओर, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के मिशन बंगाल का खाका तैयार हो चुका है। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली का आगाज होगा। सियासी कहावत है कि जिसका ब्रिगेड परेड उसका बंगाल। बीजेपी इसी कहावत को सच साबित करने के लिए जी तोड़ कोशिशों में जुटी हुई है। दावा किया गया है कि 7 मार्च को पीएम की महारैली में 10 लाख लोग जुटेंगे और पीएम मोदी बंगाल के 23 जिलों में इसी तरह की कुल 20 रैलियां करेंगे। इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ ने मालदा में ममता सरकार को ललकारा। योगी ने यूपी की पिछली समाजवादी सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों का जो हश्र हुआ, वही हश्र बंगाल की ममता सरकार का होगा। बंगाल के अंदर एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहाँ की सरकार मौन बनी रहती है। जोगी जी सबसे बड़ा एक तो सांप्रदायिक बीजेपी का नेता है। वो एक कानफट्टा संप्रदाय का साधु है, तो उनका जो मंतव्य है, टिप्पणी है, बराबरी सांप्रदायिक होता है। उन्होंने आज बोला है कि वो गोहत्या बंद करेंगे। ये तो उनको ख्वाब है कि पश्चिम बंगाल में हुकूमत में आने से ये सब करेंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे। आज यहां पर गरीबी है, आज यहां पर बदहाली है, आज यहां पर अराजकता है, आज यहां पर सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहां की सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देते हुए दिखाई देता है। आज बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करने दिया जाता है। Bars coming at the time of election, and after election is over, they will be go out. So there is hardly any impact on this. We are here permanently, and we are working since long, since childhood. So people knows us. What we are doing, so we don't have any other objection. पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार बड़ा फैक्टर फुरफुरा शरीफ को बताया जा रहा है। मुस्लिम वोट पर अच्छा खासा असर रखने वाले फुरफुरा शरीफ को साथ मिलाने में लेफ्ट लगी हुई है, तो टीएमसी भी। फुरफुरा शरीफ के पीरजादाओं में भतीजा लेफ्ट के साथ जाने की बात कर रहा है, तो चाचा टीएमसी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। चाचा से तो हम सीखा है, बड़ों से ही तो सीखता है। चाचा नहीं तो बाम को हटा के टीएमसी को लाए हैं। बाबा चाचा खुद कह रहे हैं हम टीएमसी के साथ है, तो चाचा भी तो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी का हम लड़का है, चाचा से हम सीखे हैं, इसीलिए हम भी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो पार्टी है आईएसएफ। अब कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी के खिलाफ है, वो फुरफुरा शरीफ के जो पीर साहब है, पीर अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उसका ऊपर मिलता इल्जाम लगाया।
आदमी को बोलता है पीर अबू बकर सिद्दीकी, वो वोट में खड़ा 44 प्रार्थी दिया। तो कमरेड अब्बास सिद्दीकी मिथ्या इल्जाम लगाया पीर अबू बकर सिद्दीकी के ऊपर। इंसानियत के लिए, इंसान के लिए, बेकार के लिए हम चाहते हैं वोट का बंटवारा न हो, इसीलिए जो सीट का समझौता हुआ है उसमें हम राजी हैं। जो हमारे जो चेयरमैन है नौशाद सिद्दीकी, उसके ऊपर जिम्मेदारी दिए हैं, वो भी बात चल रहा है। देखिए वो बात चल रहा है, जब बात खत्म हो जाएगा उसके बारे में तब बोल पाएंगे। इसीलिए पश्चिम बंगाल जो है ना, यहाँ का आदमी जो है संप्रीति को पसंद करता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहता है। यहाँ सांप्रदायिक शक्ति के कोई जगह नहीं है, एवं सांप्रदायिक शक्ति का जो एजेंट बन गया, जो बनेगा, उसका भी कोई जगह नहीं है। चलिए, पश्चिम बंगाल के बाद अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में नगर निगम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। 5 सीटों में से 4 सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। कल्याणपुरी, तिरोकपुरी, शालीमार बाग और रोहिणी नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है, जबकि चौहान बांगर सीट पर कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। इस उपचुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचे और जनता का शुक्रिया अदा किया। सरकार जो काम कर रही है उस काम पे अपना भरोसा जताया है और हम अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे अपनी दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। ये दिखाता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के काम से बहुत ज्यादा खुश है। 2015 के चुनाव में हमें 70 में से 67 सीट मिली थी। 5 साल के बाद 2020 के चुनाव में हमें 70 में से 62 सीट मिली थी, जिसने दिखाया कि जनता हमारे काम से खुश है। और अब 6 साल के बाद आज जब नगर निगम के उपचुनाव हुए तो आज 5 में से 4 सीट देके दिल्ली की जनता ने बता दिया कि जैसे काम कर रहे हो ऐसे काम करते रहो। और जो 0 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई है वो ये दिखाती है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 6 साल के काम से दिल्ली की जनता बहुत खुश है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एमसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज है। इतनी नाराज है कि उनको 0 पे डाल दिया। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में एक सांसद के बेटे ने ऐसी साजिश की कि जिसने भी सुना वो दंग रह गया। मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर आरोप है कि उसने कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपने साले से खुद पर गोली चलवा ली। लखनऊ पुलिस अब इस सनसनीखेज वारदात की तह में जाने में लगी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सांसद के बेटे ने ऐसा क्यों किया। मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर से आज तक ने लंबी बातचीत की। ये जानना चाहा कि उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया। उसने अपनी मर्जी से शादी की थी और हमने कहा शादी अगर लव मैरिज भी करनी है तो 2-3 साल रुक जाओ, मेरे एक बेटे की शादी और है वो हो जाएगी तो तुम्हारी भी कर देंगे। मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने कहा जा करके कर लो, कोई परिवार का व्यक्ति शामिल नहीं होगा इसमें, और आप शादी कर लोगे तो आप अलग जा कर के रहो, फिर आपसे और आपकी ससुराल के किसी लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा परिवार का। तो हमारे परिवार के किसी व्यक्ति से उनके ससुराल वालों से कोई संबंध नहीं था। आयुष जरूर कभी कभार आता जाता था और बात भी करता था उनसे, लेकिन अलग रहता था। हमारा उसका कोई विवाद नहीं था, हमारी उसकी यही बात ही हुई थी और उसे इस बात से सहमत था कि हम शादी करेंगे और हम कभी घर लेकर के नहीं आएंगे। अगर आयुष ने उनसे कहा था कि गोली चलाओ तो कम से कम उनको एक सोचना चाहिए था कि हम अगर गोली चलाएंगे इस पे तो इसकी मौत भी हो सकती है, तो कम से कम इस संबंध में हम लोगों से एक बार उसको बताना चाहिए था।
लखनऊ पुलिस के लिए भी वारदात की तहकीकात और हकीकत तक पहुंचने की चुनौती है। लखनऊ पुलिस के कमिश्नर ने आज तक को अब तक अपडेट बताया और यह भी बताया कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है। सांसद जी के बेटे ने अपने साले से गोली चलवाई, साले ने कबूलनामा कर लिया है। जिस पिस्टल से गोली चलवाई गई वो पिस्टल रिकवर हो चुकी है। क्यों चलवाई, इसके पीछे उनके साले का वर्जन ये है अभी कि वो कुछ लोगों को फंसाना चाहते थे, लेकिन ये वजह कितनी सही है कितना गलत है और क्यों वजह थी, ये हम लोग जब सांसद जी के बेटे से पूछताछ कर लेंगे तभी एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। आप स्वयं इस बात से सहमत होंगे, यदि हम स्वयं अपने पर गोली चलवाएंगे तो अपनी सुरक्षा तो सुनिश्चित करेंगे ही और हम चाहेंगे कि हमें कम से कम हार्म पहुंचे, कम से कम इंजरी पहुंचे। इसी के मद्देनजर उन्होंने ऐसी गोली चलवाई जिससे कि वो कम इंजर्ड हो पाए। इस पर हमारी तहकीकात जारी है क्योंकि उनके बारे में अभी डिटेल नहीं आ पाया है कि जिनका ये नाम बता रहे हैं वो कौन है क्या है। उनसे पूछताछ अभी किया गया तो ये बता रहे हैं कि इनके बारे में सांसद जी के बेटे को ही जानकारी है। तो आपको बता दें कि सुबह सुबह ही ये खबर आई थी जिसमें पहले ये जानकारी मिली कि सांसद के बेटे पर गोली किसी ने मारी है। कुछ हमलावर मोटरसाइकिल में आए और उन्होंने सांसद के बेटे पर गोली चला दी, जिसके बाद आनन फानन में बेटे को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद करीब 1 घंटे के अंदर ही मामला साफ हो गया और ये जो शख्स टेलीविजन पर आप देख रहे हैं दरअसल सांसद के जो बेटे हैं आयुष, उनका ये साला है। इसी को पुलिस ने कस्टडी में लिया और उसके बाद जब इससे पूछताछ की तो इसने एक सुर में कबूल कर लिया और सारी बात उगल दी कि किस तरह से खुद इसके जीजा ने ही यानी सांसद के बेटे ने खुद इस पूरी साजिश को आयुष ने अंजाम दिया। ये तो वही जानते होंगे, वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। उसको फंसाने के मुझे जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह और जिसका नाम नहीं पता। कभी जेल गया हो तुम? ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से? हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।